तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती, मंडी उपनिरीक्षक, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर आपके लिए लेकर के आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। यही तो आप लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको नियुक्ति मिल जाए बस सरकारी भर्ती में, ठीक है ना। चाहे मंडी उपनिरीक्षक मिल जाए या एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कोई भी वैकेंसी मिल जाए, भैया बस मिल जाए, नियुक्ति हो जाए कहीं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और क्या होती है स्टफिंग, इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एकदम लो लेवल भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा और हाई लेवल भी मिलेगा। तीनों तरह के क्वेश्चंस का लेवल हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आप जो है चैप्टर वाइज इंग्लिश का भी एमसीक्यू करवा दीजिए। तो हम यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं कि इंग्लिश और हिंदी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी आपका करवा देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, पीवाईक्यू चाहते हैं या चैप्टर वाइज इंग्लिश चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। अरे आंसर दिख गया भैया, देख तो नहीं लिया आप लोगों ने, हैं? चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यही है भाई, नियुक्तिकरण का मुख्य आशय क्या होता है, किस लिए ये नियुक्तिकरण किया जाता है, मुख्य उद्देश्य क्या है नियुक्तिकरण का, ठीक है बताइए। मशीनों की व्यवस्था करना, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, संगठन का ढांचा तैयार करना या कच्चा माल खरीदना। किस लिए हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग किस लिए करते हैं, नियुक्तिकरण किस लिए करते हैं। अच्छा, हमने आपको पहले भी बोला था भाई चैप्टर नंबर 5 के जो नोट्स दिए गए हैं वो चैप्टर नंबर 5 आप लोग पढ़ करके जरूर आना। अब जो लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ करके यहाँ पर आए होंगे ये टेस्ट देने के लिए, उनको बहुत ही मजा इसमें आने वाला है और बढ़िया से उनकी एकदम तैयारी परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। कौन कौन पढ़ के आया है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए और आप इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए, नियुक्तिकरण का मुख्य आशय क्या होता है। चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, ठीक है। चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, यही नियुक्तिकरण कहलाता है। अब देखो समझो क्या होता है भाई, आप मान लीजिए पटवारी के पद के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपका पटवारी का एग्जाम निकल गया, अब इस पटवारी को उठा करके एमपी पुलिस के कांस्टेबल में ज्वाइनिंग दे दें। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पटवारी की नियुक्ति एमपी पुलिस कांस्टेबल में हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पटवारी का काम नहीं है भैया कांस्टेबल वाला। पटवारी का ये काम नहीं है कि वो जा करके अपराधियों को पकड़ेगा और उनको हाथ में हथकड़ी लिया करके और जो है वहाँ मतलब कि थाने में जमा करेगा, है ना। तो ये पटवारी का काम नहीं होता है। तो सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना, इसीलिए हम नियुक्तिकरण करते हैं। पटवारी की नियुक्ति पटवारी के पद पर ही की जाएगी, उसके हल्के में ही की जाएगी, जहां पर जाकर के वो खेतों की जमीन वगैरह के बारे में जानकारी कलेक्ट करेगा। ये काम जिसका होता है उसी को पटवारी कहते हैं। तो इसी तरह से जिसका भी जो काम है उसको उसी काम के लिए नियुक्त करना ही क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। सरल शब्दों में नियुक्तिकरण का आशय है सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, प्रबंधकीय कार्यों के रूप में नियुक्तिकरण का आशय संगठन संरचना में विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना है। ये परिभाषा किसने दी थी? नियुक्तिकरण की परिभाषा बहुत सारे जो है महान जो शिक्षाविद हैं उन लोगों ने दी थी। उनके वक्तव्यों को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता। पिछली बार आपने देखा भी पीवाईक्यू हमने कराए थे, उसमें देखा था ना कितने सारे लोगों ने अलग अलग वक्तव्य पूछे थे और उनके बारे में प्रश्न आया था। तो कह रहे हैं कि ये वाला वक्तव्य किसने कहा है कि प्रबंधकीय कार्य के रूप में नियुक्तिकरण का आशय ये है कि संगठन संरचना में विभिन्न पदों को भरना, यानी जितनी भी संरचना में आपके पद खाली हैं उनको भरना और उन्हें भरे रहने देना, कभी खाली ना हो पाए। ये बताइए किसने ये परिभाषा दी है? जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, थियो हेमैन ने कहा है, डेल योडर ने कहा है या फिर कुंज और डोनेल ने कहा है? किसने कहा था भाई ये वाली बात? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंज और डोनेल महोदय के द्वारा कहा गया था भैया कि अगर आप एक सफल अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं तो आप स्टफिंग यानी कि नियुक्तिकरण करेंगे और इस स्टफिंग में आप क्या करेंगे कि भाई जो नए पद खाली हो रहे हैं उनको भर देंगे और जो पद भरे हैं उनको भरे रहने देना, लंबे समय तक भरे रहने देना, यही नियुक्तिकरण कहलाता है। ये कुर्ज और ओ डोनेल महोदय के द्वारा ये बात कही गई थी। तो कुर्ज ओ डोनेल के अनुसार नियुक्तिकरण का आशय पदों को भरना और उन्हें हमेशा भरे रहने देना है। अगर पद भरे रहेंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी का काम सही सही चलता रहेगा। भाई कोई पद खाली नहीं है तो पूरी कंपनी पूरी मेहनत से और 100% परफॉर्मेंस करेगी। मान लीजिए 20 पद खाली हैं तो कंपनी क्या करेगी, 80% ही परफॉर्मेंस करेगी और ऐसे में घाटा होने का चांस रहता है। तो यही कहा गया भाई अगर खाली होते हैं तो तुरंत भर दो, यानी भरना और भरे रहने देना, ये मुख्य उद्देश्य होता है नियुक्तिकरण का, कुंज ओ डोनेल महोदय के अनुसार। चलिए
3 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डेल योडेर के अनुसार नियुक्तिकरण का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अब डेल योडेर ने क्या कहा है नियुक्तिकरण के बारे में, वो बता दीजिए। मशीनों की आपूर्ति से है, जनशक्ति की पूर्ति से है, कार्यशक्ति की संतुष्टि से है, या फिर धन की व्यवस्था से? किससे संबंधित है डेल योडेर के अनुसार? आइए आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनशक्ति की पूर्ति से संबंधित है। डेल योडेर के अनुसार भैया नियुक्तिकरण क्या है? जनशक्ति की पूर्ति, यानी कि आपकी कंपनी में 100 लोगों की वैकेंसी है तो इसमें 100 लोग रहने चाहिए, इसी को हम जनशक्ति कहते हैं। देखिए, तो डेल योडेर ने कहा था कि नियुक्तिकरण का आशय संगठन के लिए आवश्यक जनशक्ति की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ मैन पावर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें काम करें, तभी आप सफल हो पाओगे, है ना। तो मैन पावर ही अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए आपको अच्छे स्टाफ मिल ही नहीं रहा है तो आप कहां से भर दोगे, है ना। तो यही उनका कहना है भाई, अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करना, ये जो है डेल योडेर महोदय ने कहा था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, क्योंकि एसबी ने टाइम ही नहीं दिया आपको तैयारी करने का। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपी पटवारी कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम बैच। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, अगर केवल पीडीएफ हमको देना होता तो हम व्हाट्सएप पर दे देते पीडीएफ, ठीक है ना, और केवल पीडीएफ देकर के बोलते भैया राम राम। लेकिन हमारा ये जो बैच है इसमें केवल पीडीएफ नहीं दी जाती, और भी एक्टिविटी होती जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर के जाती है। पूरी बातें आपको बताते हैं। इसमें आपको विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के पहली बात तो कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थ्योरी नोट्स के बाद में इन सब के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इन सब के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे, जो अभी हम करा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम के 15 दिन पहले इसमें क्विज स्टार्ट हो जाती है, क्विज, ठीक है, QUIZ। मेरे भाई क्विज हम चालू कर देते हैं, जिससे कि आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस बन सके कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें हम बेहतरीन प्रश्नों को क्विज के रूप में आपके लिए लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद 1 तारीख से आपके प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे, और वो प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी के अंदर मिलने वाले हैं मात्र 198 रुपए में, ठीक है। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। सर ज्वाइन कैसे करेंगे? तो देखो, ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका, ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। फिर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम अब हर पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट होगा, हर किसी के मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जरूर होता है, ठीक है, जो पढ़ने वाला होगा, और जो भैया रील देख रहा होगा उसके में इंस्टाग्राम होगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम उन्हीं के पास होता है जो पढ़ने वाले होते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, उसी पर क्लिक करके आप ये हमारा टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर लेंगे। बैच जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको एक तरफ से सारी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज दिखने लगेंगी। और अभी तक वर्तमान में भैया सुबह तो हमने देखा था 699 लोग इसमें ऐड हो चुके हैं, यानी 699 लोग फॉर्म भर करके और अपना सिलेबस लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी आप लोग फॉर्म ही भर रहे हो, ठीक है। तो ये 699 लोग तो बाकी लोगों से आगे निकल ही गए हैं, ठीक है। इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्विज कराएंगे, तो क्विज भी इनकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सिलेबस पहले से कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप भी अब देरी मत कीजिए और तुरंत इस पीडीएफ टेलीग्राम बैच में एडमिशन ले लीजिए। इस नंबर पर अपने जो है स्क्रीनशॉट को भेज करके पेमेंट का। बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमको डेमो दे दो, सर हमको इसका हिंदी इंग्लिश बता दो, सर हमको ये बता दो। इतना समय जो है मतलब कि फैकल्टी के पास में नहीं रहता है जो ये सब मैनेज करते हैं। आप तुरंत पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, नोट्स लीजिए, 3 स्टेप में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग जल्दी से एडमिशन ले लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रबंध प्रक्रिया में नियुक्तिकरण कौन सा कार्य माना जाता है? यानी कि जो मैनेजमेंट है, इसमें ये जो नियुक्तिकरण है ना, इस नियुक्तिकरण को हम कौन से क्रम का कार्य मानते हैं? भाई पहला कार्य मानते हैं, दूसरा मानते हैं, तीसरा या फिर अंतिम कार्य? कौन सा मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन या फिर लास्ट फंक्शन? कौन सा फंक्शन हम इसको मानते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थर्ड फंक्शन है, तीसरे नंबर का फंक्शन है। ध्यान रखना, नियुक्तिकरण प्रबंधन की प्रक्रिया में तीसरे नंबर पर आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसका क्रम कभी कभी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो प्रबंधन का पहला काम क्या होता है? नियोजन। दूसरा काम होता है संगठन। ये नियोजन और संगठन के बारे में आपको ऑलरेडी हम 50-50 प्रश्न करवा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद आता है नियुक्तिकरण। तो प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या माना जाता है? नियुक्तिकरण माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं, यदि कोई कंपनी यह जांचना चाहती है कि उम्मीदवार भविष्य में कोई नया कौशल जैसे कि कोडिंग
जैसे कोडिंग, कोडिंग कितनी जल्दी सीख सकता है, तो चयन प्रक्रिया में कौन सा परीक्षण लिया जाएगा, कौन सा परीक्षण किया जाएगा। अगर कंपनी ये जानना चाहती है कि भविष्य में मान लीजिए कोई नई चीज़ आ गई, मान लीजिए कोडिंग आ गई, तो कोडिंग आ गई तो कोडिंग को कोई भी जो एम्प्लॉय है कितना जल्दी सीख सकता है, ये उसको पता करना है। तो इसके लिए कंपनी कौन सी चीज़ जांचेगी भैया बताओ। व्यापार परीक्षण, ट्रेड टेस्ट जांचेगी, इंटेलिजेंट टेस्ट जांचेगी यानी बुद्धि परीक्षण जांचेगी, व्यक्तित्व परीक्षण जांचेगी, या फिर अभिक्षमता या फिर रुझान परीक्षण जांचेगी। क्या जांचेगी कंपनी? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिक्षमता या फिर रुझान परीक्षण जांचेगी, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इसीलिए किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई नई चीज़ सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो। भाई देखो शुरुआत में तुमको बताएं, जब पहले एक तो टेलीफोन हुआ करता था, है ना, इस तरह से टेलीफोन सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाया करते थे, ठीक है ना। टेलीफोन के बाद में टेलीफोन पीसीओ बूथ हुआ करता था, है ना, लोग वहाँ पर सुनते थे। अब क्या, अब समय के साथ परिवर्तन हुआ और टेलीफोन की जगह पर मोबाइल आ गया। तो जो वो टेलीफोन बूथ वाले थे ना, जो बूथ वाले थे, उन बूथ वालों ने ही क्या किया भाई, अब इसको अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो उस समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। तो उन्हीं बूथ वालों ने क्या किया, रिचार्ज की दुकान खोल ली। वो कार्ड वाला जो रिचार्ज आता था ना, हच का, एयरटेल का, तो रिचार्ज कार्ड वाला जो स्क्रैच करने वाला आता था, उसको उन्होंने खोल लिया, उस पर इनका काम होने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ये कार्ड वाला जो रिचार्ज था वो भी खत्म हो गया। अब सारी चीजें ऑनलाइन मोबाइल से होने लगी। तो भैया उन लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन से मोबाइल रिचार्ज करना शुरू कर दिया। अब जो इस प्रक्रिया में पीछे होता चला गया मेरे भाई, उसका व्यापार क्या होता चला गया, खत्म होता चला गया। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में वाईफाई सेंटर खुल गए हैं। तो जो वही मोबाइल वाले थे आज वाईफाई लेकर बैठे हुए हैं, वाईफाई लगाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। अगर आप भी समय के साथ परिवर्तित नहीं होगे, पीछे रह जाओगे, तो मेरे भाई फिर सिलेक्शन लेना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप यही चाहोगे कि वही पुराने क्वेश्चन हम लगाते रहें, तो वो थोड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो समय के साथ में खुद को बदलेंगे, और खुद को बदलेंगे कैसे, इसी का जांच करने के लिए जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। अब आ गया होगा सारी बात समझ में, है ना। चलें देखिए यहां पर, तो अभिक्षमता परीक्षण जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार की नई चीजें सीखने की क्षमता या संभावना, पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल को मापना है, ताकि यह पता चल सके कि वह भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। अगर कोई नया अपडेट आता है तो क्या वो चीजों को अपडेट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। देखो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बुजुर्ग लोग थे, जो लोग कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानते थे, है ना। जो क्लर्क लोग थे वो केवल ये जानते थे कि भाई कॉपी जो कागज है उसी कागज पर हिसाब करना होता है। अब क्या हुआ, सरकारी जो लोग थे ऐसे, वो लोग तो अभी भी बने रहे, क्योंकि भाई सरकार में यही प्रोटेक्शन होता है कि तुम्हें जॉब की जो है श्योरिटी रहती है कि जॉब तुम्हारी जाएगी नहीं, पूरा करके ही निकलोगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग थे जो बाबू का काम कर रहे थे, और अगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा तो फिर वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर से उनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं हो पाए थे। तो यही पूरा सिस्टम है, इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि आप आगे अपडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। आगे बढ़े, चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर क्या है, कह रहे हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया का सबसे पहला चरण कौन सा होता है। भाई बताओ, नियुक्तिकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, नियुक्तिकरण की यानी कि जॉब लगने की बात कर रहे हैं, जो आप चाहते हो। इसका पहला चरण क्या होता है वो बता दो भैया। भर्ती होती है, चयन होता है, प्रशिक्षण होता है, या फिर मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन होता है। क्या होता है भैया, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव संसाधन और आवश्यकताओं का आकलन होता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, भैया नियुक्ति तभी दोगे ना जब वहां पर रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। अब वहां पर ऑलरेडी मैन पावर है, मान लीजिए 100 लोगों की वैकेंसी थी और ऑलरेडी 110 लोग, यानी कि 10 लोग ऑलरेडी वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो क्या तुम यहां पर किसी और को नियुक्ति दोगे, नहीं देंगे भैया, है ना। तो सबसे पहला चरण यही होता है, कम से कम पता तो होना चाहिए कि भाई मानव संसाधन की आवश्यकता है भी कि नहीं है। ये तुम जबरदस्ती उसमें नियुक्ति दे रहे हो, फिर पता चला बाकी लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नियुक्तिकरण का पहला कदम यही होता है, संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करना कि संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता है भी या नहीं है। फिर उसके आधार पर जो है नियुक्तिकरण किया जाता है, फिर सारी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो पहला चरण क्या हो जाएगा, मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट्स, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहे हैं, भर्ती को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है। भर्ती जानते ही हो भाई, ये भी तो भर्ती निकली हुई है। कह रहे इस भर्ती को हम किस प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ या फिर मूल्यांकन, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है भैया। तो भर्ती क्या होती है, सकारात्मक होती है। भाई हमारे लिए तो बहुत सकारात्मक है, जो लोग इस फॉर्म को भरे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो भैया बहुत सकारात्मक है। सकारात्मक है तभी तो तुम एग्जाम देने जा रहे हो कि भैया हमारी बढ़िया से मंडी उप निरीक्षक बन जाएंगे, आराम से घूम घाम के सारी मंडियों की जो है चेकिंग करते रहेंगे, ठीक है, और रोला झाड़ते रहेंगे। अरे मंडी उप निरीक्षक भाई साहब, ऐसा ही साहब आ गए, हट जाओ, ठीक है। तो ये जलवा होगा तुम्हारा, है ना। मंडी निरीक्षक बन जाओगे, पटवारी बन जाओगे तो भैया अरे पटवारी साहब थोड़ा हमारी जमीन देख लेते, ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे पद हैं इसमें, है ना, अधीक्षक तक के पद हैं, हमने पूरा पोस्ट प्रेफरेंस और कौन कौन से पद हैं ये सब बता रखा है, ठीक है। तो अधीक्षक तक के पद हैं इसमें मेरे भाई, ठीक है, यानी कि आप कमिश्नर तक बन सकते हो, इतनी पावर हो सकती है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो बस आप मेहनत करके पढ़ो, PDF बैच ज्वाइन करके बस जो हम बताते जा रहे हैं उसको पढ़ते जाओ बस, ठीक है।
मन लगा करके। बाकी प्रैक्टिस तो हम इतनी करा देंगे ना कि क्वेश्चन वही दिखेंगे तुम्हें एग्जाम में जो हमने प्रैक्टिस में करा रखे हैं। हर तरफ से पीवाईक्यू होगा, पीवाईक्यू ले लेंगे। महिला सुपरवाइजर में जो आपका मैनेजमेंट आया था वहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। बाकी आपको पता है कि 2500 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं पीवाईक्यू 2026 के, जो जीके जीएस एमपी जीके 2026 में लेटेस्ट पूछी गई है भाई। एमपीएसआई प्री एमपीएसआई मेंस 2026 में हुआ, इसमें जो पूछी गई है। जनवरी में ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का एग्जाम हुआ, उसमें जो जीके जीएस पूछी है। अभी आपका जो है सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम हुआ, उन सबको मिलाकर के आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, 2500 में से 600 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं एमसीक्यू, और इसकी पीडीएफ भी इस ग्रुप में डाली जा चुकी है। आज आपकी जो वीडियो आने वाली है वो 601 से लेकर के 700 तक वाला जो आपका नंबर है उसकी आने वाली है, और ये भी एमपीएसआई के ही क्वेश्चन होंगे 2026 वाले। ठीक है मेरे भाई, तो ईएसबी एप्टेक के लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपके लिए। देखो, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवेदन करने के लिए आकर्षित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आवेदन करते हैं। आज सुबह हमने आपको बताया ना कितने लोग आवेदन कर चुके हैं। सुबह वीडियो बनाई, जाकर देख लेना कितने इसमें फॉर्म डाले जा चुके हैं मेरे भाई अभी तक। ठीक है, और आपकी फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी, यानी अब फॉर्म और भी ज़्यादा डाले जाएंगे, यानी और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। चलो 8 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं काम करने से पहले सीखना, लर्निंग बिफोर डूइंग, किस प्रशिक्षण विधि का मूल सिद्धांत है? बताइए कौन सी ऐसी प्रशिक्षण विधि है जिसका मूल सिद्धांत यह है कि काम करने से पहले सीखना, लर्निंग बिफोर डूइंग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण, शिक्षुता कार्यक्रम या फिर कोचिंग। कौन सी है भैया? तो प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण, यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब से बाहर जाकर के, दूर ले जाकर के जो ट्रेनिंग की जाती है उसको कहते हैं काम करने से पहले सीखना। कोई भी काम ऐसे डायरेक्ट ही आपको नहीं दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इंडियन आर्मी में टेक्निकल पोस्ट में चले गए। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट में गए। टेक्निकल लोगों को क्या काम होता है? वहाँ पर बंदूक वगैरह रहती है, उसको जो है बाकायदा साफ सफाई करके उसको बाकायदा सेट करना रहता है। बॉम्ब वगैरह बनते हैं, उन सबको बनाने का काम टेक्निकल लोगों को होता है। तो इनको ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग 9 महीने की दी जाती है, वो तो दी जाती है, वो सबको ही दी जाती है। लेकिन इनको 3 महीने की अलग ट्रेनिंग दी जाती है। भैया ये कि तुम क्या करने जा रहे हो, बंदूकों को संभालने जा रहे हो, तो उसके बारे में अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को हम कहते हैं ऑफ ट्रेनिंग, यानी काम करने से पहले आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसे ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं, ये मूल सिद्धांत किसका होता है? कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण, यानी कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का ये मूल सिद्धांत होता है कि काम करने से पहले ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है क्या काम करना है। तो कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत काम करने से पहले सीखना है। इसमें कर्मचारी को वास्तविक कार्यस्थल से दूर, जैसे क्लासरूम या डमी मॉडल पर काम करके सिखाया जाता है। ठीक है ना, कि पहले डमी बॉम्ब बनाना सिखाएंगे। देखो ये बॉम्ब है, इसको ऐसे फेंकते हैं, या फिर इसमें ये चीजें होती हैं। अब ओरिजिनल दे देंगे तो तुमने पिन पहले ही निकाल दी तो वहीं विस्फोट हो गया, है ना। तो ओरिजिनल नहीं देते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना। समझ में आ रहा है ना? तो भाई काहे नहीं कमेंट कर रहे हो? कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, यहाँ सर चीज़ें समझ में आ रही हैं। लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जा रहा है, कोई पैसा तो तुम्हारा खर्च हो नहीं रहा है। लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर मैनेजमेंट की क्लास लेते घूम रहे हैं, जो रटना सिखा रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको ये भेजो, ये शेयर करो कि यहाँ पर पढ़ना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 9, चयन प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? हाँ भैया, चयन ही तो हमको लेना है। तो चयन प्रक्रिया का पहला कदम क्या होगा बताइए? चयन परीक्षाएं, प्रारंभिक छटाई, रोजगार साक्षात्कार या फिर चिकित्सकीय परीक्षण, क्या होता है बताओ? इसको तो तुम खुद ही बता सकते हो ना। बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? भाई ये सिलेक्शन प्रोसेस ही तो चालू हो रही है, तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होगा? ईएसबी की तरफ से, कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से। बताइए क्या होगा? अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, है ना। तो वो चयन परीक्षा लगा देंगे, लेकिन देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रारंभिक छटाई होगी, प्राइमरी स्क्रीनिंग होगी। प्रारंभिक छटाई सर क्या होती है? भाई आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है? हाँ सर अप्लाई कर दिया है। अब ईएसबी इन फॉर्म को देखेगा मेरे भाई कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। बहुत सारे लोग के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो गलतियां करता है, फॉर्म की छटाई करता है, इसमें से भी देख देख करके हाँ इसमें ये गलती है, ये गलती है, ये तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, फॉर्म क्यों भर दिया, हटा दो ना। तो ये पूरा छटाई करता है पहले। तो पहली प्रारंभिक, सबसे पहला कदम क्या होता है? प्रारंभिक छटाई, प्राइमरी स्क्रीनिंग। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक छटाई की जाती है, प्राइमरी स्कैनिंग की जाती है। ध्यान रखना, प्राइमरी स्क्रीनिंग की जाती है। 10 नंबर, चलिए अच्छा प्रश्न है ये मेरे भाई। ठीक है, देखो पूरा सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्या कर रहे हैं? नियुक्तिकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के प्रारंभिक 4 चरण का सही अनुक्रम बताइए। अब यहाँ पर अगर आप देख लेंगे ना तो आपके पूरे 4 चरण एक साथ में क्लियर हो जाएंगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि सही आंसर क्या होगा। बहुत सारे तुर्रम खाए उन लोगों ने ऑलरेडी आंसर देख रखा है कि सर हमको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, मुँह दिखाई हो रही है सर कि ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। ऑप्शन सी ही सही है। तो सबसे पहले जब आपकी नियुक्तिकरण की जाएगी तो क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है? पहले आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की आवश्यकता है या नहीं है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद भर्ती की जाती है, फिर क्या होगा? फिर भर्ती की जाएगी, यानी कि एग्जाम लेंगे फिर भर्ती करेंगे।
तो ये ऑप्शन नंबर, ये आपका जो है क्रम नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद चयन हो जाएगा मेरे भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो चयन हो जाएगा। उसके बाद अनुस्थापन कर देंगे, यानी उसके बाद इनको प्लेसमेंट दे देंगे कि कौन सी जगह पर तुमको जाना है और कौन सा काम तुमको करना है। तो ये 4 पूरा क्रम है, इस चारों क्रमों को आपको ध्यान रखना है। इसको अलग अलग भी पूछ सकते हैं, पहला क्रम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, या फिर आपसे जैसे ये प्रश्न पूछा क्रम से लगाने के लिए, इस तरह से क्रम से लगाने वाला भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो है महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था, महिला सुपरवाइजर में हाई लेवल का मैनेजमेंट पूछा था मेरे भाई, उसके भी क्वेश्चन कराएंगे, है ना। तो लेटेस्ट एग्जाम जिसमें मैनेजमेंट पूछा गया हो एमपी में, वो महिला सुपरवाइजर का ही एग्जाम था, उसके क्वेश्चन को भी कराएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, ये पूरा हमने आपको बता दिया है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, एक मिनट। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि भाई कौन सा चयन परीक्षण उम्मीदवार की नई चीज़ें सीखने की क्षमता या संभावना को मापता है, यानी कौन सा ऐसा चयन है जो नई चीज़ों की सीखने की क्षमता को मापता है, बताइए। तो आप अभी बता देंगे ना, थोड़ी देर पहले ही कराया था, ये दोनों एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में आया था, बताइए। व्यापार परीक्षण कहेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट कहेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट कहेंगे। तो नई चीज़ों को जो सीखने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाती है। इसको अभी समझाई था, फिर इसके ऊपर टाइम जो है लगाने की आवश्यकता नहीं है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर कह रहे हैं कि उम्मीदवार के वर्तमान में मौजूद ज्ञान कौशल को मापने का कौन सा टेस्ट लिया जाता है, यानी वर्तमान में तुमको कितनी जानकारी है। अब ये चेक करना है तो कौन सा टेस्ट लेंगे, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड लेंगे, या फिर पर्सनैलिटी लेंगे, कौन सा टेस्ट लेंगे कि वर्तमान में तुमको क्या ज्ञान है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, व्यापार परीक्षण, ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। अच्छा आपने सुना होगा ना भाई, इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकल रही, काय की वैकेंसी है, ट्रेड की वैकेंसी है। पुलिस में वैकेंसी निकली, काय की वैकेंसी है, ट्रेड की वैकेंसी है। ट्रेड यानी कि ये स्पेशल निकलती है, जैसे मोची है तो मोची को सिलना आता है कि नहीं आता है, तो ये जो है वर्तमान में उसको आता है कि नहीं आता है, ये पता करने के लिए हम ट्रेड टेस्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइवर की वैकेंसी पुलिस में निकलने वाली, 1000 पद ड्राइवर के निकलने वाले हैं, तो तुमको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेड टेस्ट कहते हैं। आपने सुना भी होगा, है ना। तो वर्तमान ज्ञान कौशल को मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रेड टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, काम करते हुए सीखना, यानी कि लर्निंग वाइल डूइंग। अभी तक क्या सीखा था, काम करने से पहले सीखना, अब कह रहे हैं काम करते हुए सीखना किस प्रशिक्षण विधि का मूल सिद्धांत होता है, ये बताओ। यानी काम करते भी जा रहे हो और सीखते भी जा रहे हो, तो बताइए। वही 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन वही दिए गए हैं। अब हम आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। भाई कोई भी चीज़ काम करते हुए अगर आप सीखोगे तो वहीं तो सीखोगे जहाँ पर आप काम कर रहे हो। जैसे कि आप मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे थे अभी तक, आपको केवल कॉपी पेस्ट का काम दिया गया था कि तुम इस वाली साइड से कॉपी करो और इस वाली साइड पर पेस्ट करो। तो तुम अभी तक कॉपी पेस्ट ही कर रहे थे अपने जो है ऑफिस में, लेकिन अचानक से तुम्हें पता चला कि यार कॉपी पेस्ट हम जैसे ऐसे कर रहे हैं ना, माउस के थ्रू कर रहे हैं ना, क्यों ना हम इसकी जो है शॉर्टकट की से भी तो कर सकते हैं। यानी Ctrl+C से हम कॉपी कर लेंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो तुमने क्या किया, कार्यस्थल पर ही चीज़ों को सीख लिया अपने आप से। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, आ गया समझ में। तो कार्यस्थल पर प्रशिक्षण जो है ये किस विधि का मूल सिद्धांत है, यानी कि ये जो काम करते हुए सीखना, ये किस विधि का मूल सिद्धांत है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का यह मुख्य सिद्धांत हो जाता है। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। 14 नंबर, जब मशीनें बहुत ज़्यादा महंगी या जटिल होती हैं तो असली मशीनों जैसा डमी मॉडल बनाकर प्रशिक्षण देने की विधि को क्या कहते हैं। आपने जो अपने क्रांतिकारी हुआ करते थे, आपने एक मूवी देखी होगी ना, वो नाचो नाचो जो गाना है उसमें, वो कुछ याद आ रही है आपको, कौन सी मूवी है, मूवी का नाम भूल गए, अरे कुछ ऐसी मूवी है ना, बहुत हिट हुई थी। उसमें क्या था, उसमें आपने एक सीन देखा था, वो अपने जो उनके वो थे यानी सैनिक लोग थे, उनको असली बंदूकें नहीं देता था सिखाने के लिए। क्यों, क्योंकि गोलियों की कमी थी अजय देवगन के पास में। तो वो क्या करता था, उनको डमी बंदूकें देता था। किसकी बंदूकें देता था, लकड़ी की बंदूकें। ठीक है, लकड़ी की बंदूकें देता था सीखने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाई जब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो, भाई उनके पास गोलियों की व्यवस्था थी नहीं, तो चीज़ें महंगी थी, तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी या जटिल होती हैं तो मशीनों जैसा एक डमी मॉडल बना करके दे दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये बताइए आप। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या कहेंगे इसको। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ परीक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसको हम कहते हैं। देखिए डमी मॉडल पर प्रशिक्षण देने को प्रकोष्ठ परीक्षण कहा जाता है। आगे बढ़े, चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है, देखिए किसी भी संगठन की सफलता 10% तो उसकी पूंजी पर या मशीनों पर निर्भर करती है, जबकि शेष 90% किस पर निर्भर करती है। भाई कोई भी संगठन, कोई भी बिजनेस आप खोल रहे हो तो 10% जो सफलता होगी वो पूंजी पर यानी कि पैसे पर डिपेंड करेगी, कितना तुम पैसा लगा रहे हो। लेकिन मान लीजिए तुमने अच्छा खासा पैसा लगा दिया, 1 करोड़ रुपए तुमने लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये केवल 10% है मेरे भाई, क्योंकि 90% जो है ना वो किसी और पर डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। वो क्या है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सरकारी नीतियों पर, कर्मचारियों पर,
विदेशी निवेश पर या फिर तकनीकी उपकरणों पर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा भाई, उसके कर्मचारियों पर, मानव संसाधन पर। आपके पास में सही कर्मचारी हैं या नहीं है, सही मात्रा में है या नहीं है। पता चला तुमने बिजनेस खोला, 1 करोड़ रुपए लगा दिया और तुम्हारे पास स्टाफ तो है ही नहीं मेरे भाई, है ना, तो तुम क्या करोगे भैया, अकेले काम कर लोगे 1 करोड़ रुपए का? नहीं कर पाओगे, स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी भाई। जैसे अभी हम हैं तो हम क्या है, अपना काम खुद करते हैं और एक हमारा जो है मित्र है टाइपिंग वाला, है ना, जो टाइपिंग वाइपिंग करता है, ये सारा काम करता है एडिटिंग वाला। तो 2 लोग मिलकर के काम को कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 लोगों की ही आवश्यकता, अभी और आवश्यकता है नहीं, है ना। बड़े बड़े लोगों की तरह नहीं आवश्यकता है भाई। वो टीचर छोड़ करके उनके पास जा रहा है, उनने उसको ज्वाइन कर लिया, कंट्रोवर्सी हो गई, उनने वो क्लास छोड़ दी, उनकी भाई बेइज्जती हो गई। ये अपने यहाँ नहीं है, अपन तो ऑलराउंडर है, खुद ही सारी चीज़ें पढ़ा लेते हैं और उम्मीद करते हैं, या फिर जैसा लोगों ने कमेंट किया है, जैसा लोगों ने बताया कि सर आप तो सारी चीज़ें अच्छे से ही पढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम है। तो भाई जितनी आवश्यकता है केवल उतने की ही आपको जो है नीड रहती है, उतनी ही आप लोगों को जो स्टाफिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत बड़ा आप कोई बिजनेस खोल रहे हो तो भाई बड़े उसकी आवश्यकता होगी ना, बड़े लोगों की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके कर्मचारियों यानी मानव संसाधन पर, कि उतने कर्मचारी हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। 90% जो सफलता होती है वो मानव संसाधन पर ही डिपेंड करती है, 10% केवल पूंजी पर डिपेंड करती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, स्टार मार्क कर लो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चयन को नकारात्मक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों चयन को नकारात्मक प्रक्रिया कहते हैं। वाई इज सिलेक्शन कॉल्ड एन नेगेटिव प्रोसेस, क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसमें वेतन कम होता है, क्योंकि इसमें अस्वीकार किए गए लोगों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि यह भविष्य को संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें पद घटाए जाते हैं। क्यों हम चयन को नकारात्मक प्रक्रिया कहते हैं, बताइए। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें अस्वीकार किए गए लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। भाई अभी फॉर्म मान लीजिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन जॉब कितनों को मिलेगी? जॉब तो सर 2300 लोगों को ही मिलने वाली है। तो बाकी के लोग क्या हो जाएंगे? बाकी के लोग निराश हो जाएंगे, और जहां पर भी निराशा हाथ लगती है उसे हम नकारात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए चयन को नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलो 17 नंबर देखो, 17 नंबर कह रहे हैं पदोन्नति और स्थानांतरण भर्ती के कौन से स्रोत हैं, यानी कि प्रमोशन और देखो प्रमोशन एंड ट्रांसफर, प्रमोशन और ट्रांसफर जो हैं वो भर्ती प्रक्रिया के कौन से स्रोत हैं, बताइए। बाह्य स्रोत है, आंतरिक है, अप्रत्यक्ष है, आधुनिक है। कौन से स्रोत हैं भैया, कौन से सोर्स हैं ये? सही आंसर ऑप्शन बी, ये आपके आंतरिक स्रोत हो जाएंगे, इंटरनल सोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्ट वाला प्रश्न है कि प्रमोशन और ट्रांसफर ये किस प्रकार के स्रोत हैं, तो ये आपके इंटरनल स्रोत हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या है, एक मिनट छोटा कर दें, क्वेश्चन बड़ा है ना तो इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए, भर्ती, रिक्रूटमेंट और चयन के मध्य तुलना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, यानी आपको तुलना करना है। ये तुलना वाले प्रश्न आते हैं ना, खतरनाक प्रश्न होते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, तो बताओ कौन सा पूरी तरह से सत्य है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला कह रहा है भर्ती एक नकारात्मक प्रक्रिया है जबकि चयन एक सकारात्मक है, ठीक है, ये बात है। नहीं भैया अभी तो बताया था सर कि जो चयन है वो नकारात्मक है, तो गलती हो जाएगा। भर्ती में रोजगार अनुबंधन स्थापित होता है जबकि चयन में नहीं, ये भी गलत है। भर्ती में कोई रोजगार अनुबंधन नहीं होता है, ये भर्ती हम कराने जा रहे हैं तो ये कोई अनुबंध नहीं कि तुमको हमेशा के लिए हमने रख लिया है ना, कि तुम मरते दम तक यहाँ पर रहोगे, तो ये कोई अनुबंध नहीं होता है। भर्ती का उद्देश्य आवेदकों की भीड़ जुटाना है जबकि चयन का उद्देश्य आयोग को बाहर करके सबसे उपयुक्त को चुनना, यही बात बिल्कुल सही है ना। भर्ती का उद्देश्य होता है कि आवेदक ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ठीक है। और चयन क्या होता है कि जो अयोग्य लोग हैं उन अयोग्य लोगों को बाहर करके और जो योग्य हैं उनका सिलेक्शन करना। ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहे हैं किसी कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग में शिफ्ट करना जिसमें उसका पद और वेतन नहीं बढ़ता है, क्या कहलाता है? यानी कि ये प्रमोशन नहीं है मेरे भाई, एक विभाग से दूसरे विभाग में आप शिफ्ट कर रहे हो, क्या कहेंगे? प्रमोशन कहेंगे, जॉब रोटेशन कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे, रिक्रूटमेंट कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन सी, उसको स्थानांतरण ट्रांसफर कहते हैं। कहते हैं भाई कि इनका ट्रांसफर जो है यहाँ से मान लीजिए भिंड से मुरैना हो गया, इनका ट्रांसफर भिंड से मुरैना हो गया, तो क्या हुआ? सेम पे स्केल पर, सेम उस पर पोस्ट पर दूसरी जगह पर अगर आपको पहुंचाया जा रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन अगर जो पे स्केल है उसको बढ़ा करके दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। तो ये प्रमोशन और ट्रांसफर में डिफरेंस होता है, वो भी आपको बता दिया साथ साथ में। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। देखिए कह रहे हैं प्रशिक्षण किसी कर्मचारी के ज्ञान एवं निपुणता में किसी विशेष कार्य को करने के लिए वृद्धि करने का कार्य है। यह कथन किसका, बताइए किसने कहा था भाई कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो है ना वो किसी कर्मचारी के ज्ञान, जो उसको पहले से चीजें पता है और जिसमें वो निपुण है, उसको और बेहतर करने का तरीका है। ये किसने कहा था? डेल योडर ने, एडविन बी फिलिपो ने, जॉर्ज आर टेरी ने या फिर थियो हेमन ने? किसने कहा था भाई बताओ? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडविन बी फिलिपो के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। ये परिभाषा एडविन बी फिलिपो के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ें, चलिए 21 नंबर देखिए, 21 क्या कह रहे हैं?
थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि देखो मैनेजमेंट समझाना पड़ता है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भैया संगठन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति किसे माना जाए, ये माना जाता है आगे बढ़ो भैया, इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं आगे बढ़ो भैया, तो इस तरह से करें तो 10 मिनट में क्लास करा सकते हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये इसकी लैंग्वेज कठिन होती है, उसी लैंग्वेज को सरल भाषा में समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं, जिससे कि जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए ना तो आप एग्जाम की जो प्रश्न है उसकी कठिन भाषा को भी सिंपल भाषा में ट्रांसफर कर सके और सही आंसर दे सके। हमारा यही उद्देश्य रहता है। ठीक है भाई, चलो। तो संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति किसको मानते हैं बताइए? कौन सी संपत्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है? मशीनें, पूंजी, कर्मचारी, तकनीकी, कौन होती है सबसे महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण भाई कर्मचारी होता है। अगर कर्मचारी ही नहीं है सही से तो भाई कितना भी मैनेजमेंट कर लो वो ऑर्गेनाइजेशन फेल ही होने वाला है ना। तो कर्मचारी होने ही चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने ही रखो, लेकिन कर्मचारी रखना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े 22 नंबर पर चलते हैं। 22 कह रहे हैं हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर जाती है, हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अगली सुबह वापस आ जाए। ये कथन किसने कहा था? यानी कि हमारी जो संपत्ति है वो हर टाइम, जैसे कि हमारे ये नोट्स हैं, ठीक है, ये जैसे आपको भेजते हैं तो ये यानी हमारे पास से बाहर जा रहे हैं और हमारा ये मतलब कर्तव्य बनता है कि ये वापस से हमारे पास में आ जाए। किसके रूप में? सिलेक्शन के रूप में। अगर हमने आपको नोट्स दिए हैं, आपने तैयारी की है, आपने हमारा PDF बैच लिया है, तो हमको वापस कैसे मिलेगा? आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और सिलेक्शन के रूप में हमको वापस करें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इस पोस्ट पर हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, सर मेरी टॉपर में सेकंड रैंक आई है। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, अभी रिजल्ट आया था सूबेदार SI का, सेकंड रैंक आई थी, वैभवी मिश्रा जी, आपको दिखाई भी था हमने स्क्रीनशॉट। लास्ट में आपको 2-4 स्क्रीनशॉट और भी दिखाएंगे जिनका अभी जो है डिप्टी जेलर में सिलेक्शन हुआ है ना, तो वो जरूरी है। तो वही हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? अब इसमें देखना है क्या होगा सही आंसर। भौतिक संपत्ति है, मानव संसाधन है, ग्राहक संबंध है, विपणन है। क्या है भैया वो? किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि स्टाफिंग। इसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। ये किसने मतलब ये किससे संबंधित है ये पूछा गया था, ये नहीं पूछा किसने कहा था, ये किससे संबंधित है ये पूछा गया था। हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर जाती है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे अगली सुबह हमारे पास वापस में आए। यहाँ पर ये ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर शाम ऑफिस से बाहर जाते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ इनका टाइम हो गया 9 से 6, 9 से 6 जॉब की, अब यहाँ से बाहर जाएं। अब ये हमारा उद्देश्य है कि वो वापस से अगले दिन हमारे पास में आए। उसके लिए हमें चाहे उनकी सैलरी बढ़ानी पड़े या सैलरी को मैनेज करना पड़े या कोई समस्या उसको सुननी पड़े। तो ये कथन किससे संबंधित है? ये किसके बारे में ये बात की जा रही थी? तो भैया मानव संसाधन के बारे में बात की जा रही थी। यही तो मानव संसाधन, यही तो स्टाफ है जो हर शाम आपके ऑफिस से बाहर जाता है और अगली सुबह वापस आता है। ठीक है, तो समझने की आवश्यकता होती है। और ये कथन नारायण मूर्ति का कहना है, मानव संसाधन के महत्व को दर्शाता। और नारायण मूर्ति एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये कथन किसने कहा था। देखो इनमें से कौन सा कार्यस्थल पर प्रशिक्षण है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रकार नहीं है। बताइए कार्यस्थल पर प्रकार का इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए शिक्षुता कार्यक्रम यानी कि अप्रेंटिस या फिर इंटर्नशिप या प्रकोष्ठ प्रशिक्षण या फिर कार्यबदली, कौन सा ऐसा कार्य है इनमें से जो जॉब स्थल पर नहीं हो सकता, यानी कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर ये नहीं हो सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकोष्ठ परीक्षण। इसी को कहते हैं जो बाहर रह करके परीक्षण करते हैं, इसको प्रकोष्ठ परीक्षण कहते हैं। तो प्रकोष्ठ परीक्षण कार्यस्थल से दूर प्रशिक्षण होता है। ठीक है, जो आपको हमने शुरू में ही बता दिया था। जो आपको बता दिया उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अपन को 1 घंटे के अंदर क्लास भी खत्म करना है। मशीनें चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उन्हें चलाने के लिए कुशल मानव हाथों की आवश्यकता होती है। ये कथन प्रबंधन के किस कार्य की महत्ता को दर्शाता है? भाई मशीनें कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, है ना, पहले कैसी मशीनें हुआ करती थी, ये भाई बहुत मेहनत करके हाथों से चलाना पड़ता था, है ना। जैसे दही बनाने वाली मशीन की बात करें, पहले मम्मी लोग मथनी से बनाती थी दही, है ना, मथनी से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या मिक्सर आ गया है, लगाओ और बढ़िया से चालू कर दो। लेकिन मेरे भाई उन्हें चलाने के लिए कुशल मानव हाथों की आवश्यकता पड़ती है। भाई मम्मी लोग जो हाथों से चलाती थी उसके लिए भी एक प्रकार की ट्रेनिंग ही थी, हर कोई नहीं चला सकता था। भाई हमने भी इसमें एक बार चलाया था, हम घर पे गए थे तो मम्मी हमारी मथनी से दूध मत रही थी। हमने कहा मम्मी हम चेक करते हैं कि ये कैसे चलती है। ठीक है, तो हमने भाई घुमाया तो ये मथनी बाहर आ गई, दूध इधर फैल गया। मम्मी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, है ना, मतलब मठा जो है, अब तो दूध सर मत रहे थे क्या, मठा था वो। ठीक है, मठा में से ही तो निकाला जाता है, तो मठा फैल गया। मम्मी ने कहा अरे तुम्हें क्या है, तो क्योंकि हम इसमें क्या है, कुशल नहीं है। हम ये कुशल नहीं है कि हम उस मथनी को चला सकें। ठीक है, तो वही आपसे कहा गया कि ये कथन किससे संबंधित है? बताइए नियंत्रण से, नियोजन से, नियुक्तिकरण से, निर्देशन से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये नियुक्तिकरण से संबंधित है। यानी उसी को ये काम सौंपा जाएगा जो उसमें कुशल होगा, है ना। यानी कि मम्मी उसको चलाना जानती थी तो मम्मी को ही ये काम सौंपा गया था, बहन को भी नहीं सौंपा था क्योंकि वो भी नहीं चलाना जाती थी, वो भी मेरी तरह मठा को गिरा ही देगी लास्ट में। ठीक है ना। अब आजकल जैसे कि वो मिक्सर हो गया, अब तो मिक्सर हो गया तो मिक्सर को वही चला सकता है जो उसको जानता है ना। अब मिक्सर तो हर कोई चला जाता है, बटन ही दबाना, ऊपर से दबाना रहता है। ठीक है ना, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं चला पाते हैं, डर लगता है, जब वो कांपने लगती है ना तो हाथ से छूट जाता है, पता चला फिर मठा फैल गया, है ना, कि सर तुम तो मठा ही फैला रहे हो, क्या कर रहे हो ये। ठीक है, तो यही होता है कि भाई उसकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी जहां के लिए वो अनिवार्य है, जहां में वो कुशल है। तो नियुक्तिकरण बिल्कुल सही आंसर स्टाफिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलो 25 नंबर पर चलते हैं।
देखो एकदम लोकल लोकल हम बोल लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, कठिन नहीं लगना चाहिए, मज़े से क्लास भी होती रहे, बोरिंग भी ना लगे और क्लास भी बढ़िया हंसी खुशी क्लास भी हो जाए और सारी चीज़ें हमारे दिमाग में भी सेट हो जाए, जिससे एग्जाम ये चीज़ें याद आ जाएंगी कि हाँ सर ने बताया था कि वो मठा वाली बात सर ने बताई थी, यानी कि ये नियुक्तिकरण ही इसका आंसर होगा कि नियुक्ति वहीं पर की जाएगी जो जिसके लिए कुशल होगा। तो कुशल शब्द आएगा, आप तुरंत नियुक्तिकरण को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने इसके थ्योरी नोट्स भी बनाए हैं, बाकायदा एग्जाम टिप वगैरह लिखी हुई है कि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें। हर एक चैप्टर में आपको एग्जाम टिप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हमारे थ्योरी नोट्स में भी। 25 नंबर देखिए, नियुक्तिकरण का संबंध प्रबंध के किन स्तरों से, बताइए किन स्तरों से, उच्च स्तर, मध्य स्तर, केवल निम्न स्तर या फिर इस सभी स्तर, किससे संबंधित है नियुक्तिकरण? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तरों पर जो है नियुक्तिकरण किया जाता है। भाई टॉप लेवल पर सीईओ एमडी की जो है नियुक्ति की जाती है, उससे नीचे लेवल पर मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, उससे नीचे लेवल पर सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है, उससे भी नीचे लेवल पर मजदूरों की नियुक्ति की जाती है। तो भाई स्टाफिंग का कार्य तो हर लेवल पर होता है, चाहे वो हाई लेवल हो चाहे लो लेवल हो, हर जगह जो है स्टाफिंग का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 26 नंबर देखिए, काम पूरा करने के लिए कुल कितने लोगों की जरूरत है, ये तय करना या फिर ये गणना करना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। कितने लोगों की आवश्यकता है? अगर हम ये तय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कार्यभार का विश्लेषण कर रहे हैं, वर्कलोड एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इतना काम है और कितने लोगों की आवश्यकता है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? वर्कलोड एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलें 27 नंबर पर देखिए, 27 नंबर कह रहा है संगठन में वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसका आकलन करना क्या कहलाता है? यानी वर्तमान में कितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप उसको क्या कहोगे? ये रहे 4 ऑप्शन। तो अभी तक जितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोगों की आवश्यकता थी, वो अगर हम काउंट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? वर्कलोड एनालिसिस कर रहे थे। अब जितने लोग काम कर रहे हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम कार्य शक्ति विश्लेषण करेंगे, यानी वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं तो ये आपका वर्क फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये वर्क फोर्स को हम क्या कहते हैं? कार्य शक्ति विश्लेषण। और वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसी को हम कहेंगे कार्य शक्ति विश्लेषण। अब ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है या कथन बना करके भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ऐसा कथन बनाएगा, कार्य शक्ति विश्लेषण वर्तमान में काम कर रहे लोगों की संख्या होती है, कथन नंबर 1। कथन नंबर 2, टोटल कितने लोग हैं, इसको मिला करके हम कार्य शक्ति एनालिसिस कहते हैं, कथन नंबर 2 हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है, दोनों कथन गलत है ना? इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? भाई कैसे भी बना के प्रश्न पूछ लो, अगर हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने अच्छे से समझ रखा है, तो तुम चाहे इसको जोड़ी में मिलाने को दे दो, चाहे तुम इसको कथन बनाकर पूछ लो, चाहे कथन एवं कारण बनाकर पूछ लो, हम तो कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि हमने पढ़ रखा है शुक्ला सर से, समझ रखा है, हमने पढ़ा नहीं है, समझ रखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको हम लोकल एकदम उदाहरण देकर के समझाते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम सेंटर पर। चलिए 28 नंबर देखिए, कथन वाली बात आ गई है, किसी ने कुछ कहा है, नियुक्तिकरण का संबंध अधीनस्थों की भर्ती, चयन, विकास तथा पारिश्रमिक से है, ये परिभाषा किसने दी है? फैक्ट वाला प्रश्न है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये परिभाषा किसने दी है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, थियो हेमन महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आगे बढ़े, चलिए 29 नंबर देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं ना। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियुक्तिकरण की परिभाषा का मुख्य कीवर्ड क्या होता है? बताइए। अब ये कीवर्ड भी हमने आपको दे रखा है अलग से थ्योरी में, है ना, कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड वहाँ पर हेडिंग डली है, फिर कीवर्ड के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रॉपर नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियुक्तिकरण की परिभाषा का मुख्य कीवर्ड क्या है भाई? बताओ। पदों को भरना, संतोषजनक संतुष्टि, जनशक्ति की पूर्ति, अधीनस्थों की भर्ती। जॉर्ज आर टेरी ने किसको बताया है? जॉर्ज आर टेरी के महोदय के अनुसार संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति, है ना। ऐसा ना हो कि तुमने पूरे कंपनी भर ली भैया, 100 लोगों को भर लिया, पर 100 में से काम कोई नहीं कर पा रहा, तो तुमको अंदर से संतुष्टि नहीं होगी, ये क्या कर लिया यार हमने, फालतू में लोगों को भर लिया, है ना। तो यही कहा है जॉर्ज आर टेरी महोदय ने, भैया संतोषजनक एवं संतुष्टि कार्य संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। ऐसी शक्ति मत भर लो कि जो काम करना जानते नहीं हो, वर्क फोर्स तुम्हारे पास है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर उससे लोग पीछे ही रहेंगे। यानी तुम्हारे पास किताबें तो बहुत ज़्यादा है, तुमने इनकी भी किताब ले ली और उन मास्टर की भी किताब ले ली और उनके भी नोट्स ले लिए, 299 वाले नोट्स भी ले लिए, एक वो है महोदय है 299 के ठीक है ना। और वो मतलब कि हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स जो है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में दे रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप और एसएससी जीडी के नोट्स जो है पुलिस वालों को दे रहे हैं, ठीक है ना, वहीं पे घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है ना। अलग ही उनका लेवल चल रहा है 299 रुपये वालों का, है ना। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि जब भी आप किसी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उस ऐप के नीचे एक सी मोर ऑप्शन रहता है, सी मोर करके वहाँ के लोगों ने क्या कमेंट कर रखा है उस ऐप के बारे में वो भी पढ़ लिया करो, उसके बाद किसी ऐप को डाउनलोड किया करो, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास भी कहा कि सर इस पर कुछ बता दो सर, इनने जो है 299 रुपये ले लिए हमसे और हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स पकड़ा दिए हैं, अब फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब फ़ोन तो ऑप्शन ही नहीं है फ़ोन का, और अगर उनके वीडियो में कमेंट करते हैं तो सर ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो ऐसे मैथ वाले टीचरों से आपको बच करके रहना है, ठीक है, मैथ्स के ही टीचर है वो, ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच करके रहें। चलो भैया, ये हो गया ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलें आगे बढ़ें, चलिए 30 नंबर पर चलते हैं।
30 नंबर है, क्या नियुक्तिकरण केवल मानव संसाधन विभाग का काम है? बताइए, यानी कि अगर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है तो क्या ये केवल मानव संसाधन विभाग का काम है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन सी केवल शीर्ष प्रबंधन, ऑप्शन डी केवल सरकार का काम है। किसका काम है भैया? सही नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये सभी प्रबंधकों का काम है। भाई जो भी प्रबंधक होगा, जरूरी नहीं है केवल शीर्ष स्तर के लोग ही करें या फिर केवल मानव संसाधन विभाग ही करे, भाई उसको तो भाई अन्य अन्य विभाग के लोग भी तो अपने यहाँ जो है स्टाफिंग करते हैं। मतलब जिस विभाग में आपकी जॉब लग रही है वो लोग स्टाफिंग करेंगे। भाई पटवारी बन रहे हो तो पटवारी वाला जो विभाग होगा वो स्टाफिंग करेगा। भाई आप उप निरीक्षक बन रहे हो तो उप निरीक्षक वाला भाग जो आपकी स्टाफिंग करेगा, है ना। तो सब कोई भी कर सकता है, जो प्रबंधक कर रहा है वो जो है यहाँ पर नियुक्तिकरण कर सकता है, केवल मानव संसाधन विभाग का ही काम ये नहीं होगा। चलिए 31 नंबर देखिए, कर्मचारी अपना काम तय मानकों के अनुसार कर रहा है या नहीं, ये जांचना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है ये जांचना कि सही से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं, परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस एप्रिसियल कहते हैं, है ना, कि वो परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है, तो मतलब काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ये जांचना है तो इसको हम क्या कहेंगे? निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एप्रिसियल इसको हम कहेंगे। आगे बढ़ें, चलिए देखिए 32 नंबर 32, यदि संगठन में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी यानी ओवर स्टाफिंग हो जाए तो क्या परिणाम होता है? यानी कि जरूरत से ज़्यादा लोग आ गए हैं तो क्या परिणाम निकलेगा भैया? ये रहे 4 ऑप्शन, क्या परिणाम निकलेगा बताइए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम लागत फालतू बढ़ती है। सही बात है भैया, अब जरूरत ही नहीं है, जरूरत है 2 लोगों की, जैसे हमारे यहाँ 2 लोगों की जरूरत है, अब हम 4 लोगों को भर दें, 5 लोगों को भर दें तो 3 लोगों की सैलरी एक्स्ट्रा जाएगी ना, है ना। तो यही बात हो गई कि श्रम लागत फालतू बढ़ती है, जरूरत नहीं है फिर भी श्रम लागत लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंडीशन वाला प्रश्न था। 33 नंबर, पूर्व कर्मचारियों को वापस बुलाना भर्ती का कौन सा स्रोत है? पूर्व कर्मचारी यानी जो रिटायर हो गए उनको वापस बुला रहे हैं तो ये कौन सा स्रोत हो जाएगा बताइए? बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत, क्षैतिज या फिर अप्रत्यक्ष स्रोत, कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल या फिर इनडायरेक्ट? सही आंसर ऑप्शन बी, ये आंतरिक स्रोत हो जाएगा, इंटरनल ही होगा। बहुत सारे लोग गलती से इसको बाह्य स्रोत लगा कर आते हैं कि सर वो तो रिटायर हो गए हैं, अब दोबारा ले रहे हैं तो बाह्य स्रोत हो जाएगा ना, एक्सटर्नल हो जाएगा। नहीं भैया, क्योंकि वो इसी कंपनी से संबंधित है, इसी कंपनी से रिटायर हुए हैं तो अभी भी वो इसी कंपनी के भाग हैं मेरे भाई, ठीक है। अभी भी उनको पेंशन मिल रही है या सुविधा मिल रही है या उन्होंने जो पहले पीएफ वीएफ कटा था उसका पैसा उनको मिल गया है, तो ये इसी कंपनी के भाग होंगे और ये इंटरनल सोर्स के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी न्यायालय होते हैं जो अपने रिटायर हो गए लोगों को वापस बुला लेते हैं जब उनके पास में वर्कलोड ज्यादा बढ़ता है। 35 नंबर देखिए 35, कर्मचारियों का अनुभव बढ़ाने और उन्हें संगठन के हर कार्य का ज्ञान देने के लिए उन्हें एक काम जॉब से हटाकर दूसरे काम या विभाग में भेजना क्या कहलाता है? यानी कि यहाँ पर आपको जानकारी पूरी हो गई है, अब आपको दूसरी जगह भेजना है जिससे कि तुम वहाँ की भी जानकारी जो है अपने दिमाग में सेट कर पाओ, तो इसको हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। प्रमोशन कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे, जॉब रोटेशन कहेंगे या फिर जो है छटनी कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कार्य रोटेशन, जॉब रोटेशन कहते हैं कि एक काम तो तुमने सीख लिया है, अब जाओ वहाँ पर दूसरा काम भी तुम सीख लो, ठीक है। तो सेम सैलरी पर, सेम उस पर जॉब पर दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, अनुभव बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। अनुभव बढ़ाना शब्द ध्यान रखना, अनुभव बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो हम इसको कार्य रोटेशन कहेंगे, जॉब रोटेशन कहेंगे, ठीक है। समझ में गए? आगे जैसे बैंकों में क्लर्क की ड्यूटी को बदल देते हैं, भाई पहले क्लर्क का काम कर रहे थे तुम, अब चलो तुम ये वाला काम करो, कंप्यूटर पर डाटा भरने का काम करो, ठीक है। तो इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं? जॉब रोटेशन कहते हैं। चलो 35 नंबर देखो, 35 नंबर क्या है? 35, जैसे ग्रुप डी में बहुत लोग भर्ती इसीलिए होते हैं कि भैया हमको वो गेट खोलने और गेट बंद करने वाली नौकरी मिल जाए। भैया एक बार तुमको ये मिल जाएगी ना तो पता चला कि 5 साल बाद फिर तुमको दूसरा काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम जिंदगी भर गेट ही बंद खोलते रहोगे, ठीक है। तो इस चक्कर मत रहना ग्रुप डी वालों, है ना, कि जिंदगी भर गेट ही बदलते रहोगे, और भी काम आपको दिया जा सकता है। हाँ ये रहेगा कि इसी लेवल का काम दिया जाएगा, तुमको घास छीनने का काम नहीं देंगे, बस देंगे इसी लेवल का काम, ठीक है ना। तो अलग अलग काम भी दिए जा सकते हैं। एक वो होता नहीं है जो वो बना रहता है, घर सा बना रहता है स्टेशन से पहले, वहाँ पर जो है वो मशीनों को खींचना रहता है, ऐसे खींच लेते हैं, पटरियाँ बदलना रहता है, तो आपको ये मतलब कि गेट को बंद करना खोलने वाला काम भी दे सकते हैं सिग्नल वाला, और इस पटरियों को बदलने वाला भी काम दे सकते हैं, है ना। तो अलग अलग काम देते हैं, तो इसको हम जॉब रोटेशन कहते हैं। चलिए, गेट पर सूचना चस्पा करके भर्ती कराना क्या कहलाता है? बताइए। रिक्रूटमेंट बाय पेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द गेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? प्रत्यक्ष भर्ती, रोजगार कार्यालय, प्लेसमेंट एजेंसी या फिर कैंपस भर्ती, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली, जैसी तुम्हारी निकली है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही है ये, ठीक है। इसमें क्या किया है? बाकायदा गेट पर पर्ची चिपका दी है, या गेट का मतलब अब क्या हो गया, पहले गेट हुआ करता था, अब क्या हो गया, अब जो है वेबसाइट हो गया। वेबसाइट पर तुमको जो है एक सूचना चस्पा कर दी, भैया ऐसे ऐसे वैकेंसी निकली है, सब लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, चलिए 36 नंबर देखिए, चयन प्रक्रिया के अंतिम चरणों में कार्य प्रस्ताव, जॉब ऑफर दिए जाने के बाद सबसे अंत में कौन सा कदम उठाया जाता है? यानी कि जॉब ऑफर आपको दे दिया गया है, इसके बाद में जो आखिरी चरण होगा वो कौन सा होगा? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए।
आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार का अनुबंध। अब आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप भाई इतने टाइम के बाद, इतने टाइम से पहले नहीं छोड़ सकते हो, अगर छोड़ोगे तो इतना बॉन्ड तुमको भरना पड़ेगा। जैसे कि पटवारी की जॉब है, पटवारी की जॉब लग गई आपकी, ठीक है भैया लग गई। अब उन्होंने कहा भाई 9 महीने का अपना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 9 महीने का क्या रहता है कि बॉन्ड भरा लेते हैं कि 9 महीने से पहले नहीं छोड़ सकते, 2.5 लाख का बॉन्ड भरो, ठीक है। अब 2.5 लाख का बॉन्ड तुमने भर दिया, 9 महीने से पहले अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हारे 2.5 लाख चले जाएंगे, और 9 महीने से ज़्यादा कर ली तो तुम्हारे 2.5 लाख तुमको वापस कर दिए जाएंगे। अब तुम बेशक कभी भी छोड़ सकते हो, लेकिन 9 महीने से पहले नहीं जो छोड़ सकते हो। तो यही होता है, कार्य प्रस्ताव जॉब ऑफर दिए जाने के बाद अंत में क्या होता है भैया, रोजगार का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 37 नंबर, देखिए 37 नंबर है, भर्ती और चयन में लोगों की संख्या के आधार पर क्या अंतर होता है, बताइए। भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है लोगों की संख्या के आधार पर। भर्ती में कम, चयन में अधिक होते हैं, भर्ती में बहुत अधिक, चयन में बहुत कम होते हैं, दोनों में बराबर, या फिर संख्या का कोई महत्व नहीं है। अभी आपको बता रखा है, भर्ती का उद्देश्य क्या होता है, भीड़ इकट्ठा करना, और चयन का उद्देश्य क्या होता है, सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करना, यानी कि जो काम के लिए योग्य है उन लोगों को सिलेक्ट करना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर लोगों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो भर्ती में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और चयन में बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी बना करके पूछा जा सकता है, या जोड़ी मिलाने वाला बना सकते हैं, या कथन निष्कर्ष बना सकते हैं, वो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे भी बना करके तोड़ मरोड़ कर पूछ ले, हम उसका आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। 38 नंबर देखिए, 38 कह रहे हैं, किस प्रशिक्षण में कर्मचारी मास्टर वर्कर के अधीन काम करना सीखता है, यानी कि उसका एक कोच होता है, ठीक है, एक हेड होता है, उसके अंदर काम करना सीखते हैं। तो कौन सा परीक्षण होता है, इंटर्नशिप होता है, जॉब रोटेशन, या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है, या फिर वेस्टिवल ट्रेनिंग होता है, कौन सा होता है ये बताइए, डमी परीक्षण कौन सा होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षुता कार्यक्रम होता है। कहते नहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, ठीक है ना, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, यानी कि आपकी, आपने सुना भी होगा जो है रेलवे में ये वैकेंसी बहुत निकलती थी पहले, अप्रेंटिस की वैकेंसी रेलवे में बहुत निकलती थी। उसमें क्या होता था, अप्रेंटिस के तौर पर तुमको सिखाया जाता था, एक तुम्हारा कोच होता था, वो उस कार्यों को आपको सिखाता था, यानी एक मास्टर, एक टीचर होता था तुम्हारे ऊपर, वो उस कार्यों को सिखाता था। इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम अप्रेंटिसशिप कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी को शिक्षुता कार्यक्रम कहते हैं। देखिए 39 नंबर, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपने जूनियर को मार्गदर्शन की तरह काम सिखाना क्या है, बताइए। यानी कि जो आपके सीनियर हैं वो आपको अगर सिखा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कोचिंग कहलाएगा, इंटर्नशिप कहलाएगा, प्रकोष्ठ परीक्षण, या फिर कक्षा व्याख्यान कहलाएगा, क्या कहलाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे हम कोचिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोचिंग विधि में वरिष्ठ अधिकारी एक कोच की तरह ऑन द जॉब काम सिखाता है, यानी कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर आपको सिखाता है, ठीक है। आपका सीनियर आपको सिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोचिंग कहते हैं। 40 नंबर पर चलिए, कह रहे हैं कर्मचारियों को वास्तविक समस्या देकर समाधान निकालने को कहना, ये कौन सी विधि हो जाएगी। यानी कि अब तो भाई तुमको समस्या दे ही दी, वास्तविक समस्या हो गई, प्रैक्टिकल हो रहा है तुम्हारे सामने, और तुमको समाधान निकालने को बोला गया, इसको हम क्या कहेंगे, चलचित्र कहेंगे, केस स्टडी कहेंगे, कार्य रोटेशन कहेंगे, या फिर डमी परीक्षण कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे हम केस स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी में कर्मचारियों को एक वास्तविक समस्या देकर समाधान निकालने को बोला जाता है कि लो भैया पकड़ो। आपने ये केस स्टडी वाली बात एसआई वगैरह में सुनी होगी, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। यानी कि कहीं पर कोई मर्डर हो गया तो अब ये मर्डर वहाँ पर डमी नहीं कराया गया है, ठीक है, कि तुमको सिखाया जा रहा ना भैया मर्डर हो गया, तुमको जाकर केस स्टडी करनी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये वास्तविक कार्य होता है मेरे भाई, है ना। चलें आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना क्लास में, बता देना कमेंट बॉक्स में। 41, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है जिसमें वेतन और नियम लिखे होते हैं, बताइए। यानी कि चयन आपका हो गया है, अब लास्ट में क्या होता है वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार का अनुबंध, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने साल के लिए आप जॉब पर रखे जा रहे हो। अब ये प्राइवेट वालों की बात हो रही है ना, तुम्हारी तो सिस्टम चलता रहता है कि 62 साल के जब तक नहीं हो जाओगे आराम से मौज करते रहो, ठीक है, सरकारी नौकरी करते रहो। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, तुम भी यही चाहते हो, तो मेहनत भी तो उसी तरह से करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग भी ऐसा चाहते हैं, ठीक है, पर अगर 2999 में आना है मेरे भाई तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए 42 नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या है, प्रकृति के आधार पर प्रशिक्षण को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है, बताइए। तो जो प्रकृति होती है यानी बेस्ड ऑन नेचर ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज, यानी कि जो ट्रेनिंग है वो उसको किस तरह से माना जाता है, प्रकृति के आधार पर। सकारात्मक है, नकारात्मक है, विकासात्मक है, स्थिर, कैसी है भैया। सही आंसर ऑप्शन सी, विकासात्मक है, डेवलपमेंटल है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशिक्षण एक प्रकार का विकासात्मक है, प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि आप जो है आपके जो स्किल्स है उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। चलिए 43 देखिए, उद्देश्य पूछ रखा है, नियुक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सही समय पर सही पद के लिए सही व्यक्ति को खोजना, मशीनों का अधिक उपयोग करना, लाभ कम करना। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। सही समय पर सही पद के लिए सही व्यक्ति को खोजना क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। चलिए नियुक्तिकरण किस प्रकार का प्रबंधकीय कार्य है, बताइए। एक बार होने वाला है, सतत चलने वाला है, शुरुआत करने वाला है, समाप्ति करने वाला है, किस प्रकार का हो जाएगा ये, स्टाफिंग।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सतत या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है स्टाफिंग। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, यानी ये लगातार चलती रहती है। यही आपका जो है नियुक्तिकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े 45 नंबर 45 करें, निष्पक्षता और कर्मचारियों की संतुष्टि का ध्यान रखना नियुक्तिकरण की किस विशेषता को दर्शाता है। निष्पक्षता यानी कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है, और कर्मचारियों की संतुष्टि, भाई इसको जितना पेमेंट दे रहा हो उतना पेमेंट इसको भी दो अगर वो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये किस विशेषता को दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। ये समाज ने ही बोल रखा है मेरे भाई कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे तुम्हारी पॉलिटी कितनी तगड़ी है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, बताइए ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है। देखते हैं भैया पॉलिटी किसकी तगड़ी है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप जब नोट्स लोगे उसमें हमने पूरे 395 अनुच्छेद, पूरी अनुसूचियां सब एक साथ बना करके दे रखा है पॉलिटी के लिए, उसको जा करके पढ़ लेना मेरे भाई। पॉलिटी की कंप्लीट नोट्स भी हैं और अनुच्छेद वगैरह अलग से बना कर दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना, अनुच्छेदों से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसको पता है समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया। डीपीएसपी में ये तो सबको पता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद में ये बताना है आपको। चलो बताओ। अब 46 पर चलते हैं। बताइए 46 कह रहा है बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या मापना है। बुद्धि परीक्षण क्यों किया जाता है बताइए। इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आईक्यू और निर्णय लेने की क्षमता। भाई इंटेलिजेंस टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि तुम्हारी आईक्यू लेवल क्या है और आप निर्णय ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इसी का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 47 नंबर देखिए 47 कह रहे हैं व्यक्तित्व परीक्षण में क्या जांचा जाता है। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, उसमें क्या जांचा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। ये रहे 4 ऑप्शन, पढ़ लीजिए। गणितीय क्षमता जांची जाती है, टाइपिंग स्पीड जांची जाती है, स्वभाव भावना परिपक्वता यही जांचा जाएगा। भाई पर्सनैलिटी में गणित थोड़ी करवाने बैठ जाएंगे आपसे, तो स्वभाव भावना और परिपक्वता ही नापा जाता है कि आपका स्वभाव कैसा, आपकी भावनाएं कैसी, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसी को पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। 48 देखिए, नई तकनीकी सिखाने के लिए नियुक्तिकरण का कौन सा अंग काम आता है। कोई भी नई चीज़ अगर आपको सिखाना है तो कौन सा अंग काम आएगा। भर्ती, प्रशिक्षण, अभिविन्यास या फिर चयन, कौन सा काम आएगा भैया। तो ट्रेनिंग काम आएगा। कोई भी नई चीज़ सिखाना उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है, इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं, कोई भी नया चीज़ सीखना। 49 देखिए, कह रहे हैं रोजगार अनुबंध के संबंध में भर्ती और चयन में क्या अंतर है। रोजगार अनुबंध की बात कर रहे हैं। रोजगार अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कि आप इतने टाइम के लिए काम के लिए रखे जाते हो, ये तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो भर्ती और चयन में क्या अंतर है। भर्ती में अनुबंध होता है, चयन के अंत में अनुबंध स्थापित होता है, दोनों में अनुबंध होता है, दोनों में नहीं होता है। तो भैया सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भर्ती में कोई अनुबंध नहीं होता है कि अगर तुमने फॉर्म भर दिया तो तुमको जॉब मिली जाएगी, हम तुमसे अनुबंध कर रहे हैं, नहीं भैया। भर्ती में कोई अनुबंध नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चयन जब तुम्हारा हो जाएगा तो इसमें तुम्हें अनुबंध हो जाएगा कि भाई चयन तुम्हारा हो गया, अब तुमको नौकरी मिलेगी, कन्फर्म है। 62 साल तक के लिए तुम यहाँ पर जो है नौकरी पर रखे जाते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन चयन के बाद में, सिलेक्शन के बाद में होगा, पहले नहीं होगा। और यही तुमको लेना है मेरे भाई। ठीक है, सिलेक्शन ही लेना है, 62 साल तक आराम करना है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिए। अब आराम नहीं होता सर, अब तो बढ़िया सब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, देखते रहते हैं बैठ करके, काम कर रहे नहीं कर रहे है ना। सरकारी नौकरी भी आसान नहीं है। अच्छा कार्य करने पर कर्मचारी को ऊंचे पद पर भेजना क्या कहलाता है बताइए। तो इसको हम जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, है ना। अगर तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हाई लेवल पर पहुंचा देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, प्रमोशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे पिछले वाले पीडीएफ टेलीग्राम बैच को ज्वाइन किया था उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सहायक जिला अधीक्षक वन रक्षक का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता ही है ना। तो ये एक एक्स सर्विसमैन भाई हैं। पहले आपको वो दिखा दें हमारा लेआउट कैसा दिखता है। यहाँ पर ये देखिए लेआउट, देखिए ये है लेआउट हमारा। देखो इस तरह का आपको दिखेगा। जब आप नोट्स लोगे तो इस तरह से आप ग्रुप में एंट्री लोगे। ग्रुप में एंट्री लेने के बाद में ये सारे सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना उसी पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर एंड साइंस, इसमें आपको कंप्यूटर और साइंस के नोट्स मिलेंगे। थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सामान्य प्रबंधन, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इसके पूरे 600 प्रश्न जो करा रखे वो सब कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। बढ़िया से आप देखिए थ्योरी और आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है। सक्सेस जंक्शन 777 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको करंट अफेयर मिलती है डेली और स्टैटिक जीके मिलती है, ऐसे फोटो फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जिससे पढ़ने मजा आ जाए, है ना। तो डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिलती है। तो आप सर्च करना, इंस्टाग्राम पर लिंक भी दी गई है, सक्सेस जंक्शन 777। तो ये वाली फोटो आ जाएगी, उसको आप लोग जो है फॉलो कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी 2-3 दिन पहले चालू किया है, 1000 लोग जुड़ चुके हैं, है ना। चीज़ें वहाँ पर ऐसी मिलती हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका क्या कहना है। डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्टलिस्टेड फॉर जेल पेरी एंड वन रक्षक एग्जाम। अब सीधे यहाँ पर चलते हैं।
थैंक यू योर इन्होंने हमारे नोट्स दिए थे, कह रहे हैं आई हैव प्रिपेयर्ड बाय योर ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स, सो आई वुड लाइक टू मेक थैंक यू सो मच फॉर यू, आई थिंक दिस सक्सेस कम फ्रॉम सक्सेस जंक्शन। ठीक है, इनका डिप्टी जेलर में हुआ है। देखिए सर, आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने मॉक दिया था, ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की थी, आपके नोट्स पर भरोसा किया था। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है। वन सेकंड, थैंक यू सो मच। इनका जो है डिप्टी जेलर सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम निकला है। एक और देख सकते हैं, अच्छा यही वाला लगा दिया लौटा करके, चेंज नहीं किया। एक और ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ये जो है सारी पोस्ट डाल रखी हैं, आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। यहाँ जो शुक्ला सर का नोट्स बैच ज्वाइन करता है वो यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई करता है। अच्छा, जो लोग नोट्स लेंगे उनको 5000 कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र फ्री में मिलने वाला है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 99 रुपये है, 99 रुपये में कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन जो लोग नोट्स बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र 5000 क्वेश्चन वाला फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी, और बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी में लग जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, है ना, खास करके 299 वालों के चक्कर में। ठीक है, जो फर्जी नोट्स इधर उधर के कलेक्ट करके और आपको पकड़ा दे रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा बच कर रहो। कोई भी ऐप डाउनलोड करो, नीचे जा करके देख लो कि क्या लिखा है, लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर कर देना मेरे भाई, मेहनत बहुत लगती है बनाने में। ठीक है, शेयर कर देना। और अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपकी MPSB GK करंट अफेयर के 2026 के क्वेश्चन, MPSI के, डिप्टी जेलर के, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के, इन सब के GK के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर रियल कंटेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।